नमस्कार। आज हम थर्ड सेमेस्टर विद्यार्थियों के लिए जो हमारा पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक का नाम है काव्य निधि। काव्य निधि में आधुनिक कविता के अंतर्गत आज हम मैथिली सेन गुप्त द्वारा रचित नवयुवकों से कविता पठन करने जा रहे हैं। कविता आरंभ करने से पहले सर्वप्रथम हम गुप्त जी का जीवन परिचय संबंधित बिंदुओं के ऊपर बातचीत करेंगे। देखते हैं किन किन बिंदुओं के ऊपर आज हम इस वीडियो में आपको अवगत कराना चाहते हैं। सबसे पहले बिंदु आता है मैथिली शरण जी का जीवन परिचय। दूसरा बिंदु हमने लिया है राष्ट्रीय कवि गुप्त जी। तीसरा बिंदु लिया है हमने गुप्त जी का गुप्त जी पर द्विवेदी जी का प्रभाव। और पांचवा बिंदु हमने लिया है गुप्त जी की कुछ रचनाएं। चलिए हम आरंभ कर देते हैं गुप्त जी का जीवन परिचय। इस जीवन परिचय के में आप उनके जन्म के बारे में, उनके माता पिता के बारे में, उनका वैवाहिक जीवन, उनकी शिक्षा दीक्षा एवं उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए किन किन काव्यों की, किन किन नाटकों की कितनी रचनाएं की है, आदि बातों के ऊपर आज बातचीत करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। इतना ही नहीं, वे राष्ट्रीय कवि की उपाधि से भी विभूषित थे, यानी वे राष्ट्र कवि थे। वैसे ऐसे महान बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि का जन्म सन 1883 में 1883 में झांसी जिले के चिरगांव में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री सेठ रामचरण एवं माता श्री काशीबाई के यह तीसरे संतान थे। लेखक यहाँ पर बताते हैं कि मैथिली शरण गुप्त के दो बड़े भाई भी थे और ये पंडित रामचरण जी एवं काशीबाई के तीसरे संतान थे। आप विचार कर सकते हैं, मुख्यतः छोटे घर का जो बच्चा होता है, छोटा होता है, सबसे छोटा होता है, उस पर ही माता पिता का अधिक प्रेम और स्नेह होता है। उसी तरह से बड़े पुत्र के ऊपर भी माता पिता का अधिक प्रेम होता है। यानी कि दोनों तीनों की अगर से तुलना करेंगे तो सबसे जो छोटा होता है उनके ऊपर ही माता पिता का आशीर्वाद होता है, थोड़ा दिखाई देता है प्रेम। ऐसे आम जनता की राय है। चलिए, तीसरे संतान थे। बचपन में माता पिता का प्रेम एवं सारे के सारे संस्कार गुप्त जी को विरासत में मिले थे। उनके पिता सेठ रामचरण स्वयं राम भक्त एवं काव्य प्रेमी थे। उनके घर में नितांत राम की पूजा,
रामचरितमानस आदि आदि धार्मिक ग्रंथों का पठन होता था। घर का वातावरण एकदम मनमोहक भक्तिजनक वातावरण था। ऐसे घर में गुप्त जी का लालन पालन हो रहा था। घर में साहित्यिक वातावरण होने से बालक मैथिली शरण गुप्त जी पर इसका प्रभाव पड़ना आश्चर्य की बात नहीं थी। घर का वातावरण ही साहित्यिक वातावरण था। उनके पिताजी काव्य के बड़े प्रेमी थे, साथ ही साथ राम भक्ति उनके कणों कणों में निहित थी, इसलिए उनके घर का वातावरण एकदम साहित्यिक और धार्मिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण था। उनकी अब देखते हैं उनकी शिक्षा दीक्षा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। विद्यालयी शिक्षा में उन्हें मात्र 9वीं कक्षा तक ही शिक्षा ग्रहण की, किंतु इसके उपरांत उन्होंने घर पर ही अनेक भाषाओं का ज्ञान अर्जित कर लिया। आरंभिक शिक्षा गांव में ही 3री कक्षा तक हुई। उनके उपरांत उनके पिताजी ने उन्हें दूसरे शहर में भेजा, लेकिन गुप्त जी का अधिक से अधिक ध्यान खेल कूद में था। इस बात की खबर सेठ रामचरण को तब हुई, तब उन्होंने अपने बालक को पुनः अपने घर पर ही बुला लिया। लेकिन उन्होंने घर पर बुलाने के उपरांत उन बालक को धार्मिक किताबें, साहित्यिक किताबें, बड़े बड़े पोथियों का अध्ययन करने के लिए कहा। प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। विद्यालय शिक्षा में उन्हें मात्र 9वीं कक्षा तक ही शिक्षा ग्रहण की, किंतु इसके उपरांत इन्होंने घर पर ही अनेक भाषाओं का ज्ञान अर्जित कर लिया। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने घर पर ही अनेक धर्म ग्रंथों का अध्ययन भी किया एवं इतिहास और संस्कृति की अनेक पोथियां पढ़ने का शौक भी बढ़ गया। कहने का उद्देश्य ये हुआ कि व्यक्ति ने कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। उनके पास कितनी डिग्रियां हैं ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण सिर्फ इतना होता है कि उन्होंने कहाँ तक सही शिक्षा ली। अब हम गुप्त जी को ही देख लेते हैं। गुप्त जी की शिक्षा 9वीं कक्षा तक, और वह राष्ट्र कवि बने। भारत भारती नामक ऐसे श्रेष्ठ काव्य की रचना की। उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें डिलीट पदवी देकर सम्मानित किया गया। यानी कि उनकी जो शिक्षा थी, शिक्षा ग्रहण करने की तो लालसा थी, शिक्षा ग्रहण करने की जो जिद थी, वह शिक्षा उन्होंने घर पर ही अर्जित की थी। तो कहने का उद्देश्य ये हुआ कि इच्छा मन में होनी चाहिए। ज्ञान आपको कहीं पर भी प्राप्त हो सकता है। मैथिली शरण गुप्त जी के इस छोटे से विचार से हमें यह पता चल जाता है कि व्यक्ति कहीं पर भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, चाहे घर में या फिर विद्यालयों में या फिर किसी मठ मस्जिद गिरजाघरों में भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन इच्छा जागृत होनी चाहिए। हमारे कवि ऐसे बहुत सारे थे। उनमें से एक है कबीरदास। कबीरदास भी अशिक्षित थे, लेकिन आज भी हम उनको बहुत बड़े कवि के रूप में सम्मान देते हैं। हिंदी साहित्य में उनका आदर सत्कार करते हैं। यानी कि प्रतिभा होनी चाहिए, सीखने की कोशिश होनी चाहिए। तो वो कोशिश हमें गुप्त जी के पास स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस तरह से गुप्त जी की शिक्षा देखेंगे तो उनकी शिक्षा गांव में 3री क्लास तक हुई। फिर उन्होंने 9वीं कक्षा तक हाई स्कूल की पढ़ाई की। उसके उपरांत उनके पिताजी ने उनको घर पर ही बुलाया और अनेक प्रकार के धर्म ग्रंथों को, अनेक प्रकार के साहित्य को, अनेक प्रकार के विद्वान की किताबों को पढ़ने में धीरे धीरे
बालक मैथिली शरण गुप्त जी की इच्छा जागृत हुई और वह पढ़ने के शौकीन बन गए। इस तरह से धीरे धीरे हमारे राष्ट्र कवि ज्ञान का अर्जन कर रहे थे। गुप्त ने माता पिता के आदेश पालन किया और सन 1895 में 1895 में 9 वर्ष की अवस्था में ही गुप्त जी का विवाह हुआ। पुराने ज़माने में हमारे देश में बाल्य विवाह की प्रथा थी और बहुत सारे ऐसे कवियों ने ये लिखने का प्रयास भी किया है। तत्कालीन ज़माने की जो पद्धतियाँ थी उसी पद्धति के अनुसार हर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता था। तो मैथिली शरण का परिवार भी उस पद्धति के बगैर नहीं जा रहा था। उन्होंने भी अपने बालक का विवाह 9 वर्ष की अवस्था में किया था। लेकिन गुप्त जी का वैवाहिक जीवन का सुख भोग केवल 3 वर्षों तक ही चला। सन 1903 में उनकी पत्नी का निधन हुआ। तब गुप्त जी की उम्र 17 साल की थी। यानी कि गुप्त जी का विवाह 9 वर्षों में तय हुआ। उसके बाद 5 वर्ष के बाद उनका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद 3 वर्ष के बाद ही अचानक उनके पत्नी का देहांत हो गया। तब इनकी जो आयु थी, उम्र जो थी, केवल 17 साल की थी। लेकिन गुप्त जी का वैवाहिक जीवन का सुख भोग केवल 3 वर्षों तक ही चला। सन 1903 में उनके पत्नी का निधन हुआ। तब गुप्त जी 17 वर्ष के मात्र थे। गुप्त जी का जो स्वभाव था बहुत ही सरल था, उदार और प्रकृति के थे। कहने का उद्देश्य ये हुआ, गुप्त जी का सरल, उदार और उनका जो शांत जो स्वभाव था वह एकदम सर्वश्रेष्ठ था। वे मृदुभाषी थे। उनके व्यवहार, आचार विचार, वेशभूषा आदि में भारतीयता झलक पड़ती थी। ऐसे महान राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का सन 1964 में 1964 में स्वर्गवास हुआ। यानी कि वेशभूषा का अगर से हम परिचय देंगे, मैथिली शरण गुप्त को जब हम देखते हैं तो उनकी वेशभूषा भारतीय संस्कृति को लेकर, भारतीय परंपराओं को लेकर, यानी कि प्राचीन धर्म को लेकर सुशोभित थी। गुप्त जी सरल, उदार और शांत प्रकृति के थे। वे मृदुभाषी थे। उनके व्यवहार, आचार विचार, वेशभूषा आदि में भारतीयता झलक पड़ती थी। यानी कि उनको देखते ही परिपूर्ण रूपता से, पूर्ण रूप से यह भारतीय व्यक्ति है ऐसा जान पड़ता था। यही नहीं बल्कि उनको देखकर बहुत सारे जो तत्कालीन ज़माने के लोग थे उन्होंने भी अपनी वेशभूषा को गुप्त जी जैसा बनाने का प्रयास किया था। अब आगे बढ़ लेते हैं और धीरे धीरे गुप्त जी की साहित्यिक सेवाओं पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। गुप्त जी ने जिस समय अपने साहित्य का सृजन आरंभ किया था, उस समय देश के सामाजिक क्षेत्र में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज के विचार से समाज, वर्ग एवं वर्ण के भेदभाव भुलाकर एक हो रहा था। गुप्त जी ने साहित्य में अपना जब प्रभाव छोड़ा
साहित्य के क्षेत्र में जब अपना पदार्पण किया, ऐसे समय में देश की सामाजिक परिस्थितियां एकदम भिन्न थी। देश में उच्च नीचता का भेदभाव, बाल्य विवाह, अंधविश्वास, वर्ण भेद, जाति भेद, अनेक प्रकार की कुनीतियों ने यहाँ पर साम्राज्य स्थापित किया था। इसी कुरीतियों को, अंधविश्वासों को दूर करने के लिए हमारे भारत माता ने कुछ सपूतों को यहाँ पर जन्म दिया था। उनमें से राजा राम मोहन राय एक थे। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और समाज के सामने वर्ग एवं वर्ण के भेदभाव भुलाकर एक होने का संकेत किया, एक होने का आह्वान किया। ब्रह्म समाज की जो सेवा तत्कालीन ज़माने में देशवासियों को मिली वह सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और बहुत ही देश हित के लिए उपयोगी मानी जाती है। तो हमारे जो कवि थे, गुप्त जी थे, जब गुप्त जी ने साहित्य के क्षेत्र में इस समाज में पदार्पण किया था, उस समय देश की परिस्थिति इस प्रकार की थी। तो दूसरी ओर महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज के विचारों से भारतीय समाज बाल विवाह, बहुविवाह, सती प्रथा, बाल हत्या आदि कुप्रथाओं का विरोध कर रहा था। तो दूसरी ओर आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज ने भी भारतीय समाज में जो कुरीतियां हैं, परंपरा से आ रही अंधविश्वास, रूढ़ियां, परंपराएं, ये देश के हित के लिए, एकता के लिए कठोर साबित हो रही थी। तब उन्होंने इसको मिटाने का प्रयास किया। सबसे पहले बाल विवाह। पुराने ज़माने में बहुत सारे बाल विवाह ही होते थे। बहुविवाह पद्धति भी हमारे देश में प्रचलित थी। बहु पत्नियां, एक व्यक्ति अनेक पत्नियों के साथ विवाह करता था। इतना ही नहीं, बल्कि सबसे घिनौनी जो प्रथा हमारे देश में प्रचलित थी वह थी सती प्रथा। यानी कि अपने पति के साथ, पति का देहांत होने के बाद सती बनना, सती बनकर अपने पति के साथ मृत्युशैया तक पहुंच जाना। उसी तरह से बाल हत्याएं भी होती थी, भ्रूण हत्याएं भी होती थी। आदि कुप्रथाओं का तत्कालीन समाज ने विरोध करने का ठान लिया था। ये सारे के सारे विचार आर्य समाज के विचारों से ही आते हैं। आर्य समाज ने तत्कालीन जनता को सारी की सारी कुरीतियों से दूर होने की बात कही थी और इसका प्रभाव बहुत सारी जनता पर पड़ा था और सारी की सारी जनता इस बात के ऊपर थोड़ा ध्यान भी दे रही थी। तो तीसरी ओर स्वामी रामकृष्ण परमहंसा, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, महात्मा गांधी आदि महापुरुषों के विचार से भारतीय समाज प्रभावित हो रहा था। तो दूसरी तरफ स्वामी रामकृष्ण परमहंसा, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, महात्मा गांधी, ये सारे के सारे हमारे महान संत, महान राष्ट्रभक्त इस देश को आज़ादी के लिए संघर्ष करने के लिए, एक होने के लिए, सारे के सारे भेदभाव को मिटाने के लिए अपने अपने क्षेत्र में ये कार्यरत थे। ऐसे समय में हमारे गुप्त जी इस सामाजिक क्षेत्र में पदार्पण करते हैं। यानी कि कहते हैं कि समाज साहित्य का आईना होता है। यानी कि साहित्य समाज का आईना होता है। जैसा समाज होता है उसी तरह से
उसका चेहरा आईने में दिखाई देता है। उसी तरह से जैसा समाज होता है, समाज के रीति रिवाज होते हैं, वही बातें साहित्य में भी लिपिबद्ध होती है। यानी कि साहित्य जो होता है समाज का दर्पण होता है। तत्कालीन की जो परिस्थितियाँ होती है, तत्कालीन की जो समस्याएं होती है, तो कवि उस समस्याओं को देखे बिना आगे बढ़ नहीं सकता। तो हमारे गुप्त जी के समय में ये सारी की सारी परिस्थितियाँ वहाँ पर उत्पन्न थी। सारे के सारे जो बुद्धिजीवी थे, जो ऋषि मुनि थे, जो समाज सेवी थे, ब्रह्म समाज था, आर्य समाज था, प्रार्थना समाज आदि, इन लोगों ने देश के लिए, देश के कुप्रथाओं के लिए, समाज को एक करने के लिए, अंग्रेजों के साथ संघर्ष करने के लिए, इस तरह का संघर्ष हमारे देश के कोने कोने में पनप रहा था। तो ऐसे संदर्भ में इनका पदार्पण साहित्यिक क्षेत्र में होता है। गुप्त जी के समय अंग्रेजों का शासन पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका था, लेकिन गुप्त जी ने राजनीति में सक्रिय रूप से अधिक भाग नहीं लिया, किंतु वे अप्रैल सन 1941 में भारत रक्षा विधान धारा 119 के तहत अंतर्गत राजबंदी बन गए। यानी कि गुप्त जी के समय में ब्रिटिश का जो शासनकाल था पूर्ण रूप से स्थापित हो गया था। चारों ओर ब्रिटिश छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन धूमधाम से चल रहे थे। उसका प्रभाव भी गुप्त जी के ऊपर पड़ा। उनको भी भारत रक्षा विधान धारा के अंतर्गत राजबंदी बनाकर उन्हें झांसी के जेल में और बाद में आगरा केंद्रीय कारागार में भेज दिया गया। जिस तरह से गांधी, महात्मा सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि लोग ब्रिटिश के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, देश की एकता के लिए अपने शरीर का बलिदान दे रहे थे, उसी समय में इनके ऊपर भी, गुप्त जी के ऊपर भी आरोप लगा। इनको भी बंदी बनाया गया और इनको भी 7 दिन के लिए कारावास की शिक्षा मिल गई थी। आगरा केंद्रीय कारागार में भेजा दिया गया। 7 महीने कारावास ने गुप्त जी को राजनीति में उतरने के लिए बाध्य तो किया, परंतु वे अपने साहित्य के माध्यम से ही राजनीति में भाग लेते रहे। यानी कि सक्रिय रूप से इन्होंने महात्मा गांधी के जैसे आंदोलन में भाग नहीं लिया, बल्कि इन्होंने अपने साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की आज़ादी के लिए इन्होंने भाग लिया था। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जब स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था, ऐसे संदर्भ में अपने रचनाओं के माध्यम से वह भी इस क्षेत्र में भाग लेते थे। उसी तरह से हमारे मैथिली शरण गुप्त जी भी राजनीतिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप में भाग न लेते हुए अप्रत्यक्ष रूप से वह साहित्यिक सेवा के रूप से वह भाग लेते रहे। तो इस तरह से उन्होंने देश की सेवा करने का व्रत धारण कर लिया था। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ते की एक पत्रिका में प्रकाशित हुई। बाद में इनका परिचय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी से हो जाता है और उन्हीं के मार्गदर्शन के कारण गुप्त जी की काव्य प्रतिभा में निखराव आ जाता है। गुप्त जी की जो पहली रचना थी वह कलकत्ते के एक पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसका प्रभाव
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उस पत्रिका को देखा। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त जी महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए। उन्होंने इनको उंगली पकड़कर काव्य के क्षेत्र में चलाना सिखाया। उनके मार्गदर्शन के कारण गुप्त जी की काव्य प्रतिभा में निखार आया। उन्होंने इनकी जो रचनाएं जब द्विवेदी के पास भेजी जाती थी तो उस रचनाओं में बहुत सारा संशोधन होकर वह रचना फिर से प्रकाशित हो जाती थी। तो मैथिली शरण गुप्त को कभी कभी ये आभास भी होता था कि यह मेरी रचना है या किसी की। इस तरह से अपने गुरु के द्वारा काव्य कला, काव्य किस तरह से लिखना है, कैसे कैसे शब्दों को पिरोना है, कैसे कैसे शब्दों को हृदय के निकट ले जाना है, ये सारी की सारी जो बारीकियाँ होती है, काव्य की जो कलाएं होती है, अपने गुरु के द्वारा इनको प्राप्त हुई थी। हिंदी साहित्य के लिए गुप्त जी ने लगभग 40 से अधिक काव्यों की रचना की और अन्य भाषाओं के 6 काव्यों को हिंदी में अनुवादित भी किया था। अनुवाद उनका बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। मैथिली शरण गुप्त के जीवन काल में ऐसे तो बहुत सारे काव्य आए हैं, नाटक आए हैं, बहुत सारे काव्य की रचना हुई है। तो लगभग हम 40 से अधिक रचनाएं उनकी उपलब्ध है और साथ ही साथ उन्होंने अन्य भाषाओं से 6 काव्य को भी हिंदी में अनुवाद किया। तो अनुवाद में भी गुप्त जी सिद्धहस्त थे। अतः गुप्त जी का पहला काव्य रंग में भंग सन 1909 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद सन 1912 में भारत भारती का प्रकाशन हुआ। जैसे ही भारत भारती का प्रकाशन हुआ, चारों तरफ एक लहर से हवा दौड़ गई। एक ऐसा विचार भारत देश के कोने कोने तक पहुंच गया था। इस संदर्भ में पंडित माखन चतुर्वेदी जी के अनुसार उन्होंने गुप्त जी के बारे में इस प्रकार लिखा है, यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जब भारत भारती पढ़ी और उनको वह ग्रंथ, वह काव्य इतना श्रेष्ठ प्रतीत हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला प्रतीत हुआ, देशभक्ति उसमें कूट कूट कर भरी थी। ऐसे काव्य पर चतुर्वेदी जी ने इस तरह की बातें कही। जिस समय भारत भारती निकली तो ऐसा लगा जैसे राजनीतिक और सामाजिक विचारधाराओं में एक तूफान आ गया। सभा मंचों पर वक्ता भारत भारती के छंदों का इतना उपयोग करते थे मानो उनके कहने की सामग्री शीर्षक केवल हिंदी की काव्य पुस्तक भारत भारती में ही प्राप्त है, उपलब्ध है। यानी कि इस तरह से गुप्त जी का जो भारत भारती काव्य जब प्रकाशित हुआ, लोगों ने उसको पढ़ा, ब्रिटिश वालों ने अनेक प्रकार के उनके ऊपर आक्षेप लगाए, फिर भी यह काव्य देश के कोने कोने तक पढ़ा चले गया। बहुत सारे विद्वानों के हृदय में देशभक्ति को इस काव्य ने कूट कूट कर भरने का प्रयास किया था। ऐसा शक्तिशाली काव्य गुप्त जी के द्वारा हमें हिंदी साहित्य के लिए उपलब्ध हुआ। अतः मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र के प्रति अधिक रचनात्मक कविताएं लिखने का अतः मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र के प्रति अधिक रचनात्मक कविताएं लिखने के कारण राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि के उपाधि से सम्मानित किया।
गुप्त जी की पूरी रचनाएं अगर से हम देखेंगे, परखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तब हमें ये पता चल जाता है कि जितनी भी गुप्त जी की रचनाएं हैं उसमें राष्ट्रीयता, देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। और यह बात का जब पता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जब लगा, तो एक समारोह में महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया। तब से इनके कोमल कंधों पर राष्ट्र का, राष्ट्रीयता का, संस्कृति का बोझ अधिक बढ़ने लगा। महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि के उपाधि से सम्मानित किया। वे राज्यसभा के सदस्य भी कुछ समय तक रहे, यानी कि हमारे मैथिली शरण गुप्त जी कुछ समय तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी कार्यरत थे। उन्हें साहित्य सेवाओं के लिए आगरा तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि से विभूषित किया गया। बड़े बड़े विश्वविद्यालय समाज सेवियों के लिए उनके सम्मान में कुछ उपाधियां देते हैं। उसी तरह से मैथिली शरण गुप्त जी का जो साहित्य, मैथिली शरण गुप्त जी ने जो राष्ट्र के हित में जो किया सो कार्य, मैथिली शरण गुप्त ने भारतीय संस्कृति को किस तरह से उच्च शिखर तक पहुंचाया था, ये सारे के सारे कार्यों को देखकर उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने और विश्वविद्यालय द्वारा इनको डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। यह पदवी बहुत ऊंची पदवी मानी जाती है शैक्षणिक दृष्टि से। साकेत महाकाव्य के लिए उन्हें मंगल प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण उपाधि से विभूषित किया। उनकी 40 से अधिक रचनाएं हैं। यानी कहने का उद्देश्य हुआ कि भारत सरकार ने इनकी सेवाओं को, साहित्यिक सेवाओं को ध्यान में रखकर उनको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पद्म भूषण उपाधि से विभूषित किया, सम्मानित किया। साकेत महाकाव्य के लिए उन्होंने मंगल प्रसाद पारितोषिक भी प्रदान किया। यानी कहने का उद्देश्य हुआ धीरे धीरे हमारे 9वीं कक्षा के छात्र अपनी प्रतिभा के बल के ऊपर स्वयं अध्ययन करके आज सबसे श्रेष्ठ कवि, राष्ट्र कवि के रूप में, पद्म भूषण के रूप में, मंगल प्रसाद प्राप्त करके, डीलिट पदवी प्राप्त करके यह कवि धीरे धीरे हिमालय शिखर तक पहुंच गए थे, ऊंचाई तक छूने लगे थे। उनकी बहुत सारी रचनाएं उन्होंने रची है। उनमें से उनके जो महाकाव्य 2 हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, उसमें से एक है साकेत और दूसरा है जय भारत। उसके बाद नाटक भी बहुत सारे उन्होंने लिखे हैं। उनमें से कुछ गिने चुने नाटक आपके सामने: रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, विकट भट्ट आदि इनके नाटक हैं। अब काव्य तो ऐसे तो बहुत सारे काव्य हैं, बहुत सारी लंबी सूची है काव्य की, लेकिन कुल मिला के यही महत्वपूर्ण काव्य आपके सामने देखने के लिए मिल सकते हैं। अंततः रंग में भंग, राज प्रजा, वन वैभव आदि काव्य नाटक है सारी। गुप्त जी के काव्य में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता है। इसमें भारत के अतीत के जो दुष्प्रभाव होते हैं उसको मिटाने का प्रयास किया गया है।
मूल रूप से अगर से हम यही कहेंगे, हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने जो हिंदी की सेवा की है, कविताओं को विशेष करके एक धारा में प्रभावित करने का जो प्रयास किया है, देश के युवाओं के हृदय में विशेष करके देशभक्ति, सुविचार ये देने का प्रयास किया है। ऐसे महान कवि का जीवन परिचय हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं और इनकी जो कविता है नवयुवकों से, यह दूसरे भाग में आपके सामने हम रिकॉर्ड करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद देते हुए यह वीडियो यहीं पर समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद। शुभ दिन हो आपका।